अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम है आज 7 बजे। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं, पहले आपको ये बताए देते हैं। बात होगी आज 24 नवंबर की। 24 नवंबर वो तारीख जिसका नवंबर के आगाज़ ही से पहले कुछ प्रेडिक्शंस आ रही थी कि क्या तारीख हो सकती है, तारीख अनाउंस की जाएगी नहीं की जाएगी, एहतजाज कॉल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि एहतजाज का ऐलान जो है अलीमा खान की जानिब से किया गया, जो कि बहन है इमरान खान की। और अब इस एहतजाज को लेकर बहुत सारे हम देख रहे हैं कि इजलास हो रहे हैं, और बुशरा बीबी जो हैं अहलिया बानी पीटीआई इमरान खान की, वो हमें बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देती हैं। क्या कुछ उन्होंने किया है, ख़ास तौर पर इस वीकेंड पे जब जिन दिनों हमारा प्रोग्राम नहीं हो रहा था, इस पर भी आज हम हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ जी हम बात करेंगे 9 मई की, जिसकी मनसूबाबंदी को लेकर शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्जिमान जो हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, और पर कितना इंपॉर्टेंट है 24 नवंबर की तारीख का देना इन सारे केसेस के, जैसे तोशाखाना 2 भी है, अलकादिर ट्रस्ट भी है। तो ये तारीख जो है ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, इस पर आज हम बात कर रहे होंगे। फिर जी पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ चुकी है, और ये बहस छिड़ी है VPNs को लेकर, और कहा यह जा रहा है अब कि जी VPN का इस्तेमाल जो है वो गैर शरई है। यहाँ बहुत सारे सवालात उठते हैं कि VPN जो है वो बहुत सारे कारोबारी तबका जो है वो अपने कारोबार के मकासद से भी इस्तेमाल कर रहा है। ट्विटर पर जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, तो क्या वो सारे के सारे गैर शरई काम कर रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बहस कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जी आज एक अहम खबर आई है फिर से, और वो खबर है PIA की निजकारी के हवाले से। वज़ीर निजकारी जो हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने ये किया है कि PIA की निजकारी के लिए जो बोलियां हैं वो दोबारा से ली जाएंगी, और दोबारा से जो इन्वेस्टर हजरात हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या PIA को लेना चाहते हैं, वो दोबारा से अपनी बोलियां जो हैं वो दे सकेंगे। ये सारे अहम मामलात हैं, अहम टॉपिक हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके लिए अहम शख्सियात कौन से हमारे साथ हैं, पैनलिस्ट में कौन है, मैं आपको बताई देती हूँ। काशिफ रफीक साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ वीडियो लिंक पर आप देख सकेंगे नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ बराह रास्त UK से मौजूद हैं वीडियो लिंक पर, सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी शहजाद अनवर फारूकी साहब, और मोहम्मद नौशाद अली साहब सीनियर सहाफ़ी, ये हमारे साथ दोनों साहिबान जो हैं वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़, क्योंकि टॉपिक जो है वो मेरे ख्याल में तमाम ही साहिबान को इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो हैं इस टॉपिक को लेकर वो काशिफ रफ़ीक साहब आप रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि पहले आप ही से आगाज़ कर लें। वीकेंड के दौरान जो कुछ होता रहा है, आज जो कुछ हुआ है 24 नवंबर को लेकर, मैं चाहूँगी कि उस पर ज़रा आप रोशनी डालिएगा, और ख़ास तौर पर बीबी का जो किरदार है, बुशरा बीबी का, इस सारी जिद्दोजहद में, इस सारी एफर्ट में कि कहाँ से लोग आने चाहिए, कितने लोगों को लेके आना चाहिए, और जो नहीं लेके आएगा उसका अंजाम क्या होना चाहिए, इस सब पे मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 24 नवंबर की कॉल है, उसका एक प्रिपरेशन है, उसकी प्रिपरेशन जो है वो करने के लिए मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं, उसकी पॉलिसी बनाई जा रही है। लेकिन 24 नवंबर को जो भी धरना है, एहतजाज है, डी चौक पे कैसे पहुंच रहे, उस जलसे को या जुलूस को या उस सारी एक्टिविटी को याद रखिए, अली अमीन गंडापुर साहब लीड नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर साहब एज अ कंपोनेंट उसमें शरीक हो रहे हैं, बट लीड नहीं करे, जैसे पहले उन्होंने डी चौक पे आने के लिए एक मॉब को लीड किया था। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि बुशरा बीबी चूंकि 3-4 लोग हैं जो खान साहब को जाके इनपुट दे रहे हैं, और उस इनपुट के अंदर खान साहब जो है वो फैसला लेते हैं, उसमें और बहुत सारे फैसल चौधरी साहब हैं, बैरिस्टर गौहर है, लेकिन रिलाय वो सिर्फ बुशरा बीबी की ही इंफॉर्मेशन पे कर रहे हैं। जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका कि बुशरा बीबी पूरी पार्टी की डायरी लेती हैं, जाके बानी तहरीक इंसाफ को देती हैं, और उसके बाद उनकी जो बात है उनको आगे जो है लोगों को बताती हैं। जिसकी एक चीज़ हमने देखी कि जो इस्लामाबाद के रीजनल सदर है आमिर मुगल, जो कि होस्ट हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद की सारी चीज़ों को मैनेज करना है, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बयान जारी किया वीकेंड में, और उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी ने हमें यह पैगाम पहुंचाया, ये अल्फाज हैं, हाँ। बुशरा बीबी ने हमें यह पैगाम पहुंचाया है जो कि बानी तहरीक इंसाफ ने उनको दिया। हाँ। और वो पैगाम क्या है? वो पैगाम यह है कि जो शख्स एहतजाज में शरीक नहीं होगा या आएगा और वीडियो बना के, तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे चला के चला जाएगा, वो भले काउंसलर हो या सेनेटर तक, उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो पहले अरेस्ट हो गया वो भी बेचारा जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि उसका ताल्लुक ही नहीं होगा। आपने आना भी है और उस वक्त तक उसमें शरीक रहना है जब तक कॉल ऑफ नहीं किया जाता। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर बुशरा बीबी जो तहरीक इंसाफ के अकाबरीन कहते हैं जी उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो जस्ट इंफॉर्मेशन को पास कर रही है इधर से उधर, तो फिर जो इजलास KPK में हो रहे हैं अरकान असम्बली के दौरान के साथ, उन इजलास में मोबाइल अंदर लेके जाने की ममानियत क्यों?
کہ شاید آڈیو یا ویڈیو کوئی چیز لیک نہ ہو جائے, یہ بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے. ویسے یہ موبائل لے کے اندر جانے تو نون لیگ والے بھی نہیں دیتے, پیپلز پارٹی والے تھوڑا سا حوصلہ کرتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو نہیں شریک ہوگا, اچھا اب جنہوں نے شریک ہونا ان کے لیے شرائط کیا ہے. ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو ٹاسک دی گیا ہے کہ وہ 5,000 تو بندے لے کے آئے گا. ہاں, ایم این اے جو ہے وہ 10,000, ایم پی اے جو ہے وہ 5,000. اب 5 سے 10,000 بندے جو آئیں گے, وہ 5 سے 10,000 بندوں کا کھانے پینے کا خرچہ اس ایم این اے یا ایم پی اے کے ذمے, اس کے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ اس کے ذمے, ان کو وہاں پہ ڈی چوک میں دھرنا اگر جاتا ہے تو وہ ان کے ذمے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود کرے گی اور حاضری لگے گی. اب سوال آخر میں ایک بات تو سن لیجئے, اصل بات یہ ہے کہ ڈی چوک پہنچنے کون دے گا؟ ہاں, پہنچنے کون دے گا؟ اب شہزاد صاحب آپ مجھے بتائیے گا, ایک طرف تو یہ تیاری ہم دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف حکومت کی حکمت عملی کیا ہے, اس پر میں یقیناً آپ کی طرف آؤں گی جو سوال کاشف صاحب نے چھوڑا ہے آپ تمام صاحبان کے لیے. لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ جو احتجاج میں شریک نہیں ہوگا یا جتنے شخص بتائے گئے ہیں, جتنے لوگ بتائے گئے ہیں لے کر نہیں آئے گا, اس کا کیا حال ہوگا, وہ تو انہوں نے بتا دیا, ہم سبھی جانتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ نے کیا کہا ہے. لیکن یہ جو احتجاج سے متعلق اجلاس ہو رہے ہیں شہزاد صاحب, اس میں بھی پی ٹی آئی کے جو 10 اراکین ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے. 4 ایم پی ایز بتائے جاتے ہیں, رکن قومی اسمبلی عاطف خان بھی شریک نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ پہلے ہمیں چونکہ گنڈا پور صاحب لیڈ کرتے رہے ہیں تو ہم آج بھی انہی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پارٹی میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بشرا بی بی کو الگ سمجھ رہے ہیں اور گنڈا پور صاحب کو ابھی بھی الگ سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. اچھا دیکھیے, ہمارے ویسے تو سیاست ایک بہت مشکل کام ہے. کارزارے وہ کیا کہتے ہیں, ایک کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں سیاستدان ہونا بذات خود ایک مشکل کام ہے. اب یہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ خرچہ بھی کرے گا, تو سچی بات یہ ہے کہ میں اگر ان میں سے کسی ایک کی جگہ پہ ہوتا کہ کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے, میں نے ایم پی اے, اور یہ پتا ہو میں نے بندے لے جانے بھی ہیں, ان کو ٹھہرانا بھی ہے, 5,000 10,000, ان کو کھانا بھی کھلانا ہے, ان کی رہائش کا بھی بندوبست کرنا ہے, تو میں تو پھر وہی لا تلقی کا بیان کر دیتا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک و قوم کی وسیع تر مفاد میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بہرحال مذاق پر طرف, میرے نزدیک یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ جو اتنی دور دور سے آپ 5,000 10,000 بندے لائیں گے, یہ مسئلے کا حل نہیں. پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی اسلام آباد اور پی ٹی آئی راولپنڈی کو پوری طرح سے استعمال کرے, اور اگر وہ دونوں شہروں کا 5% بھی نکال پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں باہر سے کسی آدمی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ عامر مغل صاحب جن کا بھی انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے بہت مشکل برداشت کی ہے. انہوں نے اس حوالے سے تمام تر جو سختیاں تھیں براہ راست ان کے سامنے رہی. باقی جو وکلا حضرات ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو ایک ایج بھی حاصل ہوتا ہے, اور دوسرا یہ جتنے بھی وکلا پی ٹی آئی میں آئے ہیں یہ اور ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان میں سے گرفتار ہونے کا شوق کسی کو نہیں ہے. گرفتار ہونے کے لیے میرے اور آپ کے بہن بھائی بچے ہوں گے, تو اگر وہ پنڈی اور اسلام آباد کی حد تک موبلائزیشن کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی حکومتی حکمت عملی کا سوال وہ آج ایک اجلاس ہونا تھا جو شاید اب کل پہ چلا گیا ہے, اور کنٹینر زندہ باد. میں نے پچھلے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کچھ کنٹینر خرید کے پرماننٹلی رکھ لے, چاہے حکومت جو بھی آئے اس کو یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا. تو ہم کنٹینر لگا کے ملک بند کر دیں گے. دوسرا وہ ایک فوج کو بلانے کا جو ہے امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے ایک آرٹیکل ہے, اس کے استعمال کے حوالے سے کل غور کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت پیش آئے گی, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی وہ جب ان کو بلایا گیا تھا تو اس وقت ایس سی او کی آڑ میں بلایا گیا تھا. اب کی بار اگر آپ احتجاج کے حکم کو روکنے کے لیے, احتجاج کی کال کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پہ ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کو نہ صرف پاکستان میں تو آپ چلیں جو مرضی کر لیں, لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کا امپریشن اچھا نہیں جائے گا. اور آج کل بین الاقوامی حالات جو ہیں وہ موجودہ حکومت اور اس کے چاہنے والوں کے لیے کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے. ہاں بالکل, ابھی ہم نے وزیر دفاع کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی دیکھا ہے, اور جس طرح سے امریکی اراکین کانگریس خطوط لکھ رہے ہیں جو بائیڈن کو, میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی پروگرام میں آگے چل کے ہم ضرور بات کریں گے. لیکن نسیم صدیقی صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ بیرون ملک مقیم لوگوں کی بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے جو لوگ وہاں پر بستے ہیں, چاہنے والے وہاں پر بستے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا مجھے بتائیے گا کہ اس احتجاج کی کال کو لے کر وہاں کیا رائے پائی جاتی ہے, اور پھر پارٹی میں جس طرح سے ابھی ہمیں بی بی لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, بشرا بی بی, اس کو لے کر لوگوں میں کیا پی ٹی آئی کے لوگوں میں کچھ امیدیں بڑی ہیں, یا انہیں لگتا ہے کہ نہیں جس طرح سے پہلے چیزیں چل رہی تھی وہی ٹھیک تھا؟
आसमा, बहुत शुक्रिया। आसमा, आप बड़ा अच्छा इंट्रो भी देती हैं और आपके सवाल भी बहुत अप टू डेट होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि कल की एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज शरीफ को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया है। उस पर कोई सवाल नहीं आया या प्रोग्राम ही नहीं रखा। क्या हो सकता है कोई प्रोड्यूसर की मजबूरी हो? बहरहाल मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। देखें, यहाँ पे मैंने नसीम साहब, ना हमारी कोई मजबूरी है ना आपकी कोई मजबूरी है, आप कीजिए हमें इस पे अपडेट। इस पे अगर आपको अपडेट चाहिए तो मैं क्या है भाई, वो तो यूके का मामला है। हाँ। लंदन हाई कोर्ट ने जो है वो हसन नवाज शरीफ को दिवालिया करार दे दिया है। टैक्स रिटर्न्स के मामला थे, उन्होंने ये शो कर दिया कि भाई उनके कारोबार में बिल्कुल नुकसान हो गया, उनके पास कोई पैसा नहीं है और उनको दिवालिया करार दे दिया गया। तो फिर आपको नहीं लगता नसीम साहब के एक फंड यहाँ पे कायम कर देना चाहिए, वजीर आजम फंड टू सपोर्ट हिम, जैसे डैम फंड होता है, जैसे गाजा फंड होता है, इस तरह का एक फंड ना कायम कर दें पाकिस्तान में उनके लिए? वो जेनेवा जा रहे हैं सारा कुछ लेके। हाँ, होना तो कुछ इसी तरह चाहिए। मुझे तो लगा था कि कुछ माल सिंगापुर भी चले गए। बहरहाल आपके असल सवाल की तरफ मैं आता हूँ, जो हम सबका टॉपिक चल रहा है। तो इसमें देखें, पीटीआई में पिछले दिनों मैं मिडिल ईस्ट भी गया, मैंने यूरोप के काफी ममालिक गया, अभी ट्रम्प का इलेक्शन का कवर करने अमेरिका भी गया हुआ था। ये पीटीआई के बहुत लोग नहीं, मतलब पीटीआई से मोहब्बत जरूर करते हैं, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों और एस्टेब्लिशमेंट से लोगों को नफरत बहुत ज्यादा है। उस नफरत के चक्करों में जो है वो पीटीआई या इमरान खान से मोहब्बत नजर आती है। बेसिकली तो लोग अपना गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि जो हालात पिछले 35-40 साल में पाकिस्तान के हुए सियासतदानों की मौजूदगी में, तो बात ये कि हैं तो बड़े पुरजोश यहाँ पे, वो अपना मुजाहरे भी करते हैं, कहीं पे कोई गैदरिंग हो, कोई एहतजाज हो, वो बड़े जौक दर जौक शामिल होते हैं। और जिससे आप मिले, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, अगर मैं किसी फलस्तीन के एहतजाज में जाता हूँ तो किसी फलस्तीनी से अगर गपशप होगी तो वो इमरान खान का पूछेगा, कोई टर्किश मिल जाएगा वो इमरान खान का पूछेगा, लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो इमरान खान का पूछते हैं, तो पूछते तो है वो। मसला तो एक पाकिस्तान के इस वक्त है बहुत ज्यादा। जो बात हो रही है बुशरा बीबी की इंस्ट्रक्शन देने की या पार्टी के अंदर दरारें हैं, तो देखें असमा, हमने देखा है तारीख में, मेरे तमाम बड़े लर्नर्ड किस्म के दोस्त बैठे हुए, इन सब ने चीजें कवर भी की हैं। इन्होंने देखा भी है कि अगर भुट्टो का हम दौर ले लें, जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया था, अल-जुल्फ़िकार बना दी गई थी, उनके जो मेन लोग थे, हनीफ रामे थे, हफीज पीरज़ादा थे, मुस्तफा जतोई थे, उनका साथ छोड़ गए थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बड़ा बुरा दौर देखा। फिर मुशर्रफ दौर में आपने देखा कि किस तरह मखदूम अमीन फ़हीम वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए और यूसुफ रज़ा गिलानी ग्रुप जो है वो कामयाब हो गया। उसके बाद राजा वज़ीर आज़म बने। फिर जब नवाज शरीफ के ऊपर बुरा वक्त आया तो कुलसूम नवाज और मरियम नवाज ने उस वक्त ज्यादा लीड किया, उनके भी साथी उनके साथ छोड़ गए थे और वो तो कोई जलसा जुलूस भी नहीं कर सकते थे। बल्कि जब नवाज शरीफ साहब एक दफा लंदन से वापस गए हैं तो उनको कोई इतनी बड़ी तादाद में लोग रिसीव करने नहीं आए थे। लेकिन पीटीआई को ये खासा हासिल है कि बहुत इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत, बहुत सख्तियों के बावजूद इमरान खान जो है वो जलसे जुलूस की कॉल देते हैं। बड़ी तादाद अगर ना भी कहें तो एक अच्छी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होती हैं। तो उन्होंने एक जो है वो जिंदा रखा हुआ है ये सारे सिस्टम को। तो अभी भी है कि जो 24 की कॉल दी है उसमें मैंने पहली दफा सुन रहा हूँ कि एमएनए और एमपीए जो है वो 5-5, 10-10 हजार लोग लाएंगे। नहीं तो मेरा अपना जाती तजुर्बा है, अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात करूं कि जब भी मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होता था, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, किसी का भी, तो दाता दरबार से लेके तो वो इचरे तक जो है ना बसों की, वैगनों की लाइनें लगी होती थी और पूरी पंजाब, आधे पंजाब से लोग लाए जाते थे। जबकि जब भी पीटीआई का जलसा यादगार पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान के ऊपर हुआ तो मैंने वहां कोई बस, कोई वैन नहीं देखी। लोग जौक दर जौक अपनी सवारियों पे और पैदल चल के आते थे। लेट्स सी नसीम साहब कि अब की दफा ऐसा होने दिया जाता है या नहीं होने दिया जाता है। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी यकीनन, लेकिन बस वक्त क्योंकि कम है, ब्रेक पर भी मुझे जाना है। मैं अभी चाह रही हूँ कि मोहम्मद नौशाद अली साहब की तरफ हम रुख कर लें। नौशाद साहब, बहुत ज़्यादा पुश दिखाई दे रहा है अब की बार इस एहतजाज को लेकर, और ये पुश, ये जो ज़ोर हमें बढ़ाती दिखाई देती हैं अपने अरकान असम्बली के ऊपर कह लीजिए या कारकुनान के ऊपर कह लीजिए, बुशरा बीबी ऐसा करती दिखाई देती हैं। बहुत सारी जगहों पर ये बहस भी हो रही है, जैसे अभी नसीम साहब ने फरमाया
नुसरत बीबी हो पाकिस्तान के अंदर, पीपल्स पार्टी को लेकर उनका किरदार रहा हो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का किरदार रहा हो, कुछ दूसरी ख्वातीन खासतौर पर पीटीआई के अंदर जिस तरह से हमने देखा बुशरा बीबी हैं, तो आपको लगता है कि ये जो बहस हो रही है कि खातून बमुकाबला खातून हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इन तमाम एहतजाज की कॉल्स को लेकर, बाकी मामलात को लेकर उतने मुतहरिक हमें नौशाद साहब दिखाई नहीं देते हैं जितनी मुतहरिक हमें मरियम नवाज साहिबा दिखाई देती हैं, तो तगड़ा मुकाबला है आपकी बार? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे तो नहीं लगता कि मरियम नवाज साहिबा का और बुशरा बीबी का कोई मुकाबला है, क्योंकि उन्होंने तो इस्लामाबाद आना है। पंजाब में जो पोजीशन है वो आप पिछले तमाम एहतजाजों का अंदाजा लगा लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पंजाब में कितनी जो है वो मोटिवेशन है या मोबिलाइजेशन है। अभी तक तो मुझे पंजाब में कहीं कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि असल जो मैं चाहूंगी, सॉरी नौशाद साहब, मैं चाहूंगी आप रीजन भी देना, क्या रीजन है? नहीं, देखिए, इस वक्त पंजाब में खास तौर पर लाहौर और पंजाब में कोई ऐसी क़यादत मौजूद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि लोगों को इकट्ठा कर सकें, उनको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें। ये जो पार्टी क़यादत का ना होना है सूबाई सतह पर और ज़िलाई सतह पर, तो वो एक तो वो मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में उनकी उस तरह की पजीराई नहीं है जिस तरह की केपीके में है। अब केपीके में भी जो हम चीज देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि बहाना तो कोई भी बना लिया जाए, लेकिन ये आतिफ खान साहब और इनका ग्रुप जो है मुसलसल ये जो एहतजाज है, वो मेरा ख्याल है एक मुनीर समथिंग है, मुझे नाम अकबर मुनीर या जुनैद अकबर या कुछ तरह के, वो और उनके साथ जो लोग हैं वो लोग जो हैं वो नहीं चाह रहे कि ये एहतजाज किया जाए, क्योंकि पार्टी की अपनी सफों में इस वक्त प्रॉब्लम ये है, उनकी सीनियर क़यादत में भी बहुत सारे लोग जो है, चूंकि ये समझते हैं कि इस वक्त मौसम की शिद्दत जो है वो उनके लिए साजगार नहीं है, प्लस ये है कि वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि डू एंड डाई या बहुत कोई जिसे कहते हैं ना हतमी मार्का जो है वो सर करने की पोजीशन में, इसका इजहार वो कर भी चुके। नौशाद साहब, आपके सिग्नल्स जो है ना इंटरनेट के वो फ्रीज हो रहे हैं, मुझे लगता है आप भी ये जो गैर शरई वीपीएन है ना इसके जरिए हमसे कनेक्ट किए हुए हैं, तो इसीलिए आपका भी प्रॉब्लम आ रहा है। हुआ है जी कुछ सही नौशाद साहब? जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा। जी अब ठीक है, देखिए। जी जी प्लीज। हाँ, तो वो बेसिकली जो बुशरा बीबी को साथ ये टास्क देने का मकसद भी यही था कि जो इस तरह की मुखालिफ वॉइसेस इस वक्त आ रही हैं, उन पर कान ना धरा जाए, और जब बानी तहरीक ने जो भी तारीख दे दी है, इस मौसम की शिद्दत हो, बंदे हो ना हो, इस सब दफा पूरा ठीक हो गया। नौशाद साहब, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, ये प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, लेकिन एक और चीज जो ये एहतजाज के साथ साथ कही जा रही है, काशिफ साहब मैं चाहूंगी कि मैं आपसे ये पूछ लूं, एक जानिब तो एहतजाज की कॉल दी जा रही है, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जी ये बिल्कुल आखिरी कॉल है, इसके बाद तो किसी एहतजाज की जरूरत ही नहीं है। गौर साहब कहते हैं, बैरिस्टर गौर साहब फरमाते हैं कि इमरान खान को निकाल कर ही रहेंगे, तहिया कर लिया है पाकिस्तान के नौजवानों ने, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जिसने भी मुज़ाकरात करने हैं वो अब की दफ़ा डायरेक्ट मेरे साथ करे, यानी एक रास्ता तो रखा हुआ है। मुख्तसर जवाब चाहूंगी मैं। देखिए, मुज़ाकरात के बगैर इमरान खान साहब नहीं निकलेंगे, मुज़ाकरात होने के बाद भी रास्ता कानून ने देना है, रास्ता अदालतों ने देना है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को रास्ता अदालतों ने दिया था, मुज़ाकरात कहीं और हुए थे। सो वो कहते हैं मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, या बानी तहरीक इंसाफ से बात होगी या अहलिया बानी तहरीक इंसाफ से बात होगी, इवन अलीमा खान से भी बात नहीं होगी। ये दो लोग हैं जिन्होंने मुज़ाकरात का करने हैं, ये दो लोग हैं जिन्होंने 24 की कॉल ऑफ करनी है, ये दो लोग हैं जिन्होंने फैसला करना है कि 24 का धरना कितने दिन चलेगा। इन दो लोगों ने ही कहा है कि 10,000 लोग लेके आए, नहीं तो आपका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। असल मसला ये है कि इस टाइम के ऊपर जो मुतालबात तहरीक इंसाफ कर रही है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट किए नहीं जा सकते। ये सिर्फ एक प्रेशर है कि आप हमारे साथ जो सीबीएम ब्रेक हो गए थे उनको कंटिन्यू कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, रास्ता बनाइए डील का, ढील का, और उसके बाद फिर जो नवंबर में केसेस कंक्लूड होने हैं उन केसेस को ब्रेक कीजिए। असल मामला ये है, आज मुझे बताइए कि आज मुज़ाकरात की बात शुरू हो जाए, ठीक है, आज चीजें शुरू हो जाए, कल ये धरने से निकल जाएंगे। एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, मैं आपसे भी पूछूंगी और मैं दीगर पैनलिस्ट को भी इसमें शामिल करूंगी। आप हमेशा ये फरमाते रहे कि सीबीएम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि इनमें एक ब्रेक आया है या ये ब्रेक हो गए हैं। इस पे मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस ब्रेकअप की वजह जो है वो जानने की कोशिश करता।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी सीबीएम्स की और कहा यह जा रहा था कि जी ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो लिए जा रहे थे दोनों जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट हो, इमरान खान हो, इसमें अब कुछ ना कुछ तेज़ी आती दिखाई देती है। लेकिन अभी काशिफ साहब ने इसी प्रोग्राम में फरमाया है कि उसमें कुछ ना कुछ ब्रेक आया है। मैं चाहूँगी कि इस पर शहजाद अनवर फारूकी साहब आप ज़रा रोशनी डालिए। आपको लगता था कि कहीं ना कहीं ये सीबीएम्स हो रही हैं और अब आपको लगता है कि ये इसमें कोई ब्रेक आया, या आपको लगता है कि नहीं शुरू से कोई मुज़ाकरात, कोई मामलात जो है वो हो ही नहीं रहे थे? अच्छा देखिए, मेरे नजदीक तो मुज़ाकरात वाली कोई बात नहीं थी। अच्छा। क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से जितनी शद्दो-मद से इनकार हो रहा था दूसरी साइड से, और हुकूमत से ये बात करने को आमादा नहीं है, तो फिर मुज़ाकरात किससे होने। और लेकिन इसके बावजूद चूंकि पॉलिटिक्स में राब्ता रखना बहुत जरूरी है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे कोई ना कोई बातचीत, मसलन अली अमीन गंडापुर या आजम स्वाति साहब, और अब तो कर लेना शहजाद साहब। अब तो इमरान खान बेचारे इतनी बार कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं, फाइनल कॉल के बाद भी कह रहे हैं कि अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो सिर्फ मेरे से करने हैं। तो फिर ये कैसी फाइनल कॉल है सर? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि फाइनल हरफे आखिर सियासत में कुछ नहीं हुआ करता, और कभी भी कोई कॉल हतमी नहीं हुआ करती, और ना सियासी जमातों को इससे कोई फर्क पड़ता है कि उसकी कॉल का क्या हुआ। इससे पहले भी बहुत कॉल्स हुई हैं और आगे भी हुआ। असल प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान को लगता ये है कि जी वैसे भी यू टर्न्स तो अच्छे होते हैं। हाँ, यू टर्न अच्छे होते हैं, और मेरे नजदीक ये उनका मौकफ है तो उसको उसी तरह मानना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि इमरान खान साहब को ये लगता है कि जो भी कॉल आती है उसके बाद जो बाहर मौजूद उनकी क़यादत है वो किसी न किसी हद तक ले दे करके अपने मामला ठीक करके तो वो पीछे हट जाते हैं। हाँ। मेन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। अब मसला ये है कि दूसरी तरफ से मेन मुद्दे पे बात करना ही कोई नहीं चाह रहा। हाँ, अब जाके एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है जिसमें मुझे लगता ये है कि फरवरी मार्च तक या तो मामला एक साइड पे लग जाएंगे या दूसरी साइड पे लग जाएंगे। फिर आप बेशक इनको ये या तो अंदर बैठा हुआ देखेंगे अगले 2 साल के लिए, तो या जो होना है वो फरवरी मार्च तक हो जाएगा। ये सिचुएशन जो है वो मेक और ब्रेक की है, और ये इसी वजह से बार बार जो पीटीआई के लोग हैं या उनके जो हमदर्द हैं वो इसको फाइनल कॉल कह रहे हैं और इसको निकालने के लिए। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि पंजाब के निकले बगैर ये मसला इनका हल नहीं होगा। पंजाब निकलेगा? पंजाब के लिए मुश्किलात बहुत है असल में, वहां से बंदे निकालना, और जिस किस्म की रुकावटें उनकी राह में आती हैं आपने पिछले सारे देखे हैं, तो मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा ना कि जो कैचमेंट एरिया है ना इस्लामाबाद का, पिंडी देख लें, जेलम, चकवाल, अटक, ये जो अजला है, यहाँ से अगर लोग आती हैं तो मेरे ख्याल में इनका मसला हल हो जाएगा। बड़ी तादाद में इनको लोग निकालने की जरूरत है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि वो केपीके से कोई 2 लाख बंदा ले आएगा, मतलब मुझे नहीं समझ आता। इसी तरह से अगर कोई शुजाबाद से और मुल्तान से और इसी तरह फिर सखर और मियां चन्नू से बंदे ला रहा है, तो मुझे नहीं उसका पहुंचना यकीनी लगता। और ये बिल्कुल एक दूरस कार किस्म की बात है। मेरे नजदीक इसका हल यही है कि ये सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के इलाकों पर फोकस करें। अगर वहां से ये बंदे निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है इनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बंदे निकालना इनकी जी सर अपनी अपनी जगह पे, कराची वाले कराची में, सखर वाले, और वो लेकिन वो बड़े एहतजाज अगर हों तो मेरा ख्याल है नोटिसेबल होंगे। अगर कोई उस तरह से छोटे मोटे तिब्बत सेंटर पे हो गया, इधर लिबर्टी पे हो गया, हाँ। और थोड़ी देर बाद डिसबर्समेंट होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये अगर इसको वाकई हतमी काल बना के चलेंगे तो शायद इसका कोई फायदा उनको। ठीक है। अच्छा, फायदे नुकसान की आपने बात की है, तो ये जो टाइमिंग है ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं चाहूँगी कि मैं नौशाद साहब आपसे पूछ लूँ। तोशा खाना जाली रसीदों का केस जो है उसमें अबूरी ज़मानत जो है बुशरा बीबी की, इमरान खान की, उसमें तो उनको तौसीह मिल जाती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7 दिसंबर तक अदालत ने ये तौसीह दी है। साथ ही साथ दूसरी जानिब हम देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुलजिमान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी जाती है। एक तरफ तोशा खाना है, अलकादिर ट्रस्ट है, 9 मई है ख़ास तौर पर, ये सारे वाक़यात हैं। अदालतें जो है वो कहीं ना कहीं हमें इन मामलात को हतमी फैसले की जानिब जाते हुए दिखाई देती हैं, फिर ये कॉल देना। लेकिन असल चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ नौशाद साहब, वो ये है कि अगर जिस तरह से काशिफ साहब ने फरमाया, जिस तरह से अभी शहजाद साहब फरमा रहे थे कि पंजाब से लोगों को निकालना मुश्किल हो सकता है, अगर लोग नहीं निकले नौशाद साहब, फिर देखिए अभी तक तो जो मैं आपको पहले यही कह रहा था कि पंजाब में तो कोई उस तरह की कामयाबी मुझे नजर नहीं आ रही। फिल वक्त की जो बात है, ये नहीं कहा जा सकता कि आगे 2 दिन बाद क्या सिचुएशन हो, लेकिन फिल वक्त तो पोजीशन, हाँ जी,
लेकिन फिलहाल तो पोजीशन ऐसी है। अब मसला ये है कि जो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इस कॉल को देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो अदालतें जो हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, मुकदमात और हतमी फैसले सामने आ सकते हैं, उसी को प्रेशराइज करना मकसद है और कोई मकसद नहीं है। और दूसरी बात, एक खास मोमेंटम डेवलप करना है। ये जो शहजाद फारूकी साहब ने कहा ना, जो इम्पोर्टेंट उसके अंदर पहलू है कि जी आइंदा साल फरवरी मार्च तक चीजों को लेके जाना, उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर कोई चीज वो मोमेंटम यहाँ पाकिस्तान में बिल्ड करेंगे तो फिर वो इंटरनेशनली भी और इधर उधर भी वो प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करेंगे और उनको जाके बताएंगे देखें जी वहां तो दुनिया सड़कों पर बैठी है, धरने दिए हुए हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है कि अगर कहीं पर भी किसी को रोका जाएगा तो वो वही धरना दे देगा। सक्सेस उस सूरत में होगी कि अगर वो धरने इतने बड़े हों कि आपका जो सिस्टम है उसको चोक किया जा रहा हो, आपके रोजमर्रा के मामलात में प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे सिंध हो चाहे पंजाब हो। प्लान यही है या प्लान कुछ और है? नौशाद साहब, आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि ओके फाइन, इफ वी लाइक अगर हम वहां जाते हैं और हमें वहां बैठना पड़ता है तो हम वहां बैठेंगे, ये तैयारी करके आएंगे लोग? इसको फाइनल कॉल कहा ही इसलिए गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि जब वो 24 नवंबर को निकल आते हैं तो उसके बाद चाहे उन्हें कितना अरसा लग जाए, जितना अरसा भी उन्हें लगे, चाहे धरने देने पड़े, चाहे वो मार्च करने पड़े, वो जो कुछ भी होगा वो एक ऑन गोइंग तहरीक की शक्ल इख्तियार करे, उसमें फिर उसके बाद वो रुकेंगे नहीं। इसी वजह से बानी तहरीक इंसाफ और जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो इसको लीड कर रहे हैं खुद से, वो किसी के हाथ में नहीं दे रहे कि कहीं पर कोई उनसे लफ्जिश ना हो जाए और या कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर जाए। डू और डाई जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी ये फाइनल है और इसमें बिल्कुल अपना पूरा जोर जो है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये भी की जा रही है कि जो आए जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं होते हैं वो लोग वापस ना जाएं। अब लेट्स सी क्या होता है। मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी सिद्दीकी साहब, आप चूँकि इस वक्त यूके में मौजूद हैं तो मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से जो बैरूनी प्रेशर अक्सर पाकिस्तान के ऊपर रहता है, कोई माने न माने लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर आता तो है। ऐसे तो नहीं हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से, उन्हें अपने ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट करना पड़ते हैं सदर ट्रंप के मुंतखब हो जाने के बाद। जानना मैं आपसे ये सिर्फ चाह रही हूँ कि अमरीकी अरकान कांग्रेस ने जो एक खत लिख दिया है 54 अरकान ने कि जी पीटीआई रहनुमाओं की फौरी रिहाई जो है उसके लिए इकदाम किए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गो के ये खत जो है जो बाइडन को लिखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग तो बाहर भी हो रही है ना, तो आपको लगता है कि उसका भी असर आएगा अगर चंद लोग ही फर्ज कीजिए निकलते हैं, चंद मकामात पर ही बैठते हैं लेकिन थोड़े लंबे टाइम के लिए बैठ जाते हैं, तो बाहर से प्रेशर आ रहा होगा? देखिए, इसमें जो नौशाद साहब ने बात की थी मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान में प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। मैं जब अमेरिका में था, इलेक्शन कवर कर रहा था, मेरी कई लोगों से बात हुई। वाशिंगटन में हमारे दोस्त साफी, सीनियर साफी भी मौजूद हैं, कुछ और कांग्रेस में, उन लोगों से भी मीटिंग हुई थी। देखिए, ट्रंप कभी भी ये तो नहीं कहेंगे टीवी के ऊपर आके कि आप इमरान खान को पाकिस्तान अथॉरिटीज रिहा कर दें, लेकिन जो वहां पे उन्होंने लॉबिंग की हुई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग की हुई है और उन्होंने दोनों तरफ लॉबिंग की थी। कुछ पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उन्होंने कमला हैरिस की कैंपेन को जो है वो फंडिंग की थी और ज्यादातर जो है वो ट्रंप के साथ थे, क्योंकि पाकिस्तानियों की कोई इतनी बड़ी तादाद वहां पे मौजूद नहीं और फिर वो स्कैटर्ड भी है कि कहा जाए कि उनकी वोट की कोई अहमियत थी, लेकिन नोट की अहमियत जरूर थी कि वहां पे फंडिंग की गई। और जो अपना ट्रंप का कैंप है उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तानी पीटीआई के जो वहां पे लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो एक प्रेशर ग्रुप डेवलप हो चुका हुआ है। जब पाकिस्तान से कोई ऐसी खबर आएगी कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अच्छा जिस तरह शहजाद फारूकी साहब ने कहा कि पिंडी से या इस्लामाबाद से लोग निकले, बात उनकी लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि गुजरात से भी तैयारी हो रही है, सियालकोट से डार फैमिली वो लेके निकलेगी, तो पंजाब से भी एक बड़ा प्रेशर ग्रुप निकलेगा डिफरेंट सिटीज के अंदर। और जब तक आप ओवरऑल तमाम तरफ से प्रेशर नहीं डालेंगे कि पुलिस गुजरात में एंगेज है, उकाड़ा में एंगेज है, वजीराबाद में एंगेज है, लाहौर में एंगेज हो रही, जब तक एक माहौल बने और खबर नजर नहीं आएगी। और बाकी काफले अगर पेशावर से, पिंडी से, इवन कश्मीर से भी अगर इस्लामाबाद का रुख करते हो, वाकई एक फाइनल कॉल है और एक बड़ी तादाद में बुशरा बीबी और इमरान खान लोगों को निकालने में कामयाब हो गई, तो उस वक्त लाज़िम बात है IMF की तरफ से भी कोई मैसेज आ सकता है, वर्ल्ड बैंक भी कोई चीज कह सकती है, अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब फिर बैरूनी प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और अगर दोनों प्रेशर्स
डेवलप हो जाते हैं तो ये नहीं होगा कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पे रिहा कर दिया जाएगा या मजमा उनको अडयाला जेल से रिहा करा के बनी गाना ले जाएगा। जो बात है वो मुज़ाकरात की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। जो काशिफ ने कहा कि सीबीएम जो है वो रुके हुए हैं, वो आगे की बढ़ेंगे और कहीं अगर इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को फंसता हुआ महसूस करेगी तो डेफिनेटली फिर वो डील कोई ना कोई चीज की तरफ आएगी। काशिफ साहब आप ही की तरफ में आऊंगी। मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा शुरू करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत ऐसा नहीं चाहेगी किसी भी सूरत कि अगर ये मुज़ाकरात पहले हो रहे थे अब रुक गए तो ये दोबारा से बहाल हो रहे हों और इस एहतजाज के बाद बहाल हो रहे हों। तो जाहिर है कि इस एहतजाज को रोकने की तो हर सूरत कुछ ना कुछ हिकमत अमली जो है वो सख्त तरीन अपनाई गई होगी। आपके पास क्या इत्तला है? मैं काशिफ से एक सवाल करना चाहूंगा, इसमें शामिल कर लें। अच्छा, ये जो अमेरिकी कांग्रेसमैन का जो खत है उसके हवाले से 2 दिन पहले हमारे एक बहुत सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने एक बड़े अखबार में खबर शाया की कि दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये एक बेसूद मश्क है, इसका कोई फायदा नहीं और हम इसको ये करते हैं वो करते हैं। आज उसी अखबार ने खबर छापी है कि दफ्तर खारजा ने उस खबर को डिसोन कर दिया है। अब इसमें ये जानने वाली बात ये है कि दफ्तर खारजा क्या कह रहा है, इस इनकार में क्या मुज़मर है और क्यों वो डिसोन कर रहा है। हालांकि ये नौशाद साहब मुझे बेयर करेंगे इस हवाले से कि वो हम कई दफा ऐसी खबर खुद से बना लेते हैं जिसका हमें पता होता है कि मुतलका हुकाम कभी तरदीद नहीं करेंगे, और ये वैसे मैंने भी पहली दफा देखा है कि इस किस्म की किसी खबर की तरदीद आ गई है। काशिफ साहब देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, तहरीक इंसाफ डील और ढील के लिए मुज़ाकरात के टेबल पे बैठी हुई है, दूसरी तरफ से कोई बैठने को तैयार नहीं वेट कर रही है वो। इसके लिए ये दबाव बढ़ाया जा रहा है। अब जो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जी पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा वफाकी दारुल हुकूमत में और हर चीज जो सी वो चौक हो जाएगी और फिर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जिस वक्त बानी तहरीक इंसाफ खुद पूरे जोबन पे थे, 128 दिन धरना दिया, क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई ना। अच्छा, अब इन्होंने 24 नवंबर की कॉल दी है। अब उस कॉल के जो नताइज हैं वो कैसे निकलने शुरू हुए हैं? आप देखिए, शाह महमूद कुरैशी समेत 21 लोगों पे फर्द जुर्म 9 मई की। दूसरा, एटीसी ने कहा है कि कोई बंदा जो भी इस केस में मुलव्विस है बैरून मुल्क नहीं जा सकता। बैरून मुल्क जाने पे बंदी, फर्द जुर्म आयद। और वो बेचारे शाह महमूद कुरैशी साहब शिकवे गिले कर रहे हैं कि 34 साल मुझे भी सियासत की दश में गुजरे हैं, अब मुझसे कोई और मेरे से भी मशवरा कर लो, मुझे भी कोई मिलने आ जाओ, मेरे से भी पूछोगे भाई मामला हल कैसे होने हैं। अच्छा, अब आगे आए। अब ये जो बात आप कह रहे हैं कि 54 कांग्रेसमैन खत लिख रहे हैं, वो 254 कांग्रेसमैन भी खत लिखे, वो कांग्रेसमैन जो से अमेरिका के हैं या पाकिस्तान के हैं या सऊदी अरेबिया के हैं? अमेरिका के हैं ना सर। तो जिस वक्त ये साइफर लहरा रहे थे और बसों में भर भर के एमएनएस और मिनिस्टर्स को कह रहे थे अपने अपने हल्के से बसें लेके आओ, परेड ग्राउंड भरा हुआ था, हम वहां पे कवरेज कर रहे थे, साइफर लहराया था बानी मसूफ ने, उस वक्त यही कहा था ना कि हम नहीं मानते अमेरिका को, अमेरिका में कौन होता है डिक्टेशन देने वाला। आज उनके कांग्रेसमैन कहते हैं कि अल्लाह को मानो जी, इन असीरों को रिहा करो। हम किस बात के ऊपर जाए कि अमेरिका के हक में है या उसके बाद में है, किस तरीके से है? और अगर अमेरिका से ही मदद लेके बानी तहरीक इंसाफ, उनकी अहलिया और उनके असीरों ने डील और ढील करनी है तो क्लियर कट कौम को कहे भाई हमारा सियासी मामला था, हमने सियासी तौर पे कर लिया। सर मुझे क्लियर तो करने दें, सर मुझे तो बात करने दें, मैं आपकी बात फैमिली पे भी बात कर लेना, उधर से क्या सोचा है? मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि आपको क्यों जरूरत पड़ी है अमेरिकन में लॉबिंग करने की? आपको क्यों जरूरत पड़ी है यूके में लॉबिंग करने की? कर सकेंगे वो करेंगे। आपने कहा कि हम तो अमेरिका को नो मोर कर दिया, हमने तो अमेरिका को कहा नहीं डू मोर, और अभी हम डू मोर, और अब हम कह रहे हैं प्लीज मोर, प्लीज मोर, प्लीज मोर। ये इस तरीके से सियासत नहीं होती है। सियासत में आपको क्लैरिटी से जाना पड़ता है। अब मैं आपको आखिरी बताए ना, क्लैरिटी है हुकूमत में, क्लैरिटी है कि किस तरह से रोकना है, क्या करना है, मुज़ाकरात नहीं होने देने हैं, घुटने टेकने या नहीं टेकने, क्लैरिटी है। मुख्तसरन बता दीजिएगा आप काशिफ साहब। मैं तो कह रहा हूँ कि हुकूमत क्यों डील करने देगी? हुकूमत की सस्टेनेबिलिटी है। अब तहरीक इंसाफ कह रही है अमेरिकन प्लीज मोर, प्लीज मोर, प्लीज मोर। जी शहजाद साहब, ये जो पीटीआई वाले ये बड़े गंदे लोग हैं, मुनाफिक हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। मैंने ये नहीं कहा अपनी ख्वाहिश मेरे मुंह में डाले। मैं ऑन करता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ
کہ کچھ دن پہلے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان تو وینٹیلیٹر پہ ہے اور اگر وینٹیلیٹر ہٹ گیا تو پتہ نہیں ہم فوت ہو جائیں گے، اور اگر وہاں سے IMF کا پیکج نہ ملا تو یہ ہو جائے گا۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ نہیں مانیں گے، ہم ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ ملک ہے وہ جو ہوتا ہے خود مختار اور بالادست اور وہ کیا پتہ نہیں اتنی ساری اس میں ٹرمز وہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ ساری طرف ایسے ہی ہے۔ سر میں تو کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں یہ پاکستان کی جو سیاستدان ہے، دیکھیں میں آپ کو آج ایک بات کروں، صرف ایک جملہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ سر، میں آتی ہوں آپ کی صرف ایک جملہ، طرف، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بانی تحریک انصاف اس ملک کی سیاست کا سب سے بڑا گند کرنے والا یہ شخص ہے۔ کیوں؟ اس بندے کے پیچھے پوری جنریشن 25 سال چلی، اس نے ہردرمی کی، اس نے سیاست نہیں کی، اور اس نے ان روایتی سیاستدانوں کو جن کے بچے UK میں ڈیفالٹ ہو گئے، جن کے بڑے یہاں پہ ڈیفالٹ ہو گئے، ان کو ہمارے آنے والی جنریشن پہ مسلط کر دیا، آپ نے دے دیا۔ نسیم صاحب، مسلط کر دیا، مسلط کر میں چاہوں گی اس ضرور کامنٹ کریں آپ۔ بالکل بالکل، کاشف صاحب شدید غصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ نظر نہیں آتا کہ پوری قوم کو جو ہے وہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے جس طرح مقروض کر دیا ہوا ہے، جو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی آج مقروض ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ جو عمران خان نے جن کو ٹرینڈ کیا وہ ایک پاکستان کے فیوچر کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، اور یہ ایسی آئیڈیل بات کاشف صاحب کرتے ہیں نا، کاشف صاحب ایسی آئیڈیل بات کرتے ہیں نا کہ جی انہوں نے جی امریکہ سے یہ کہہ دیا تھا پہلے، وہ بائیڈن انتظامیہ کے خلاف تھے، بائیڈن انتظامیہ کو انہوں نے بار بار سر بائیڈن کو خط لکھا ہے، تو یہ تو نہیں لکھ رہے نا بھائی، وہاں کے لوگ لکھ رہے ہیں۔ بائیڈن کو خط لکھا ہے۔ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کراس ٹاک ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی باجوہ کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتے رہے، پھر باجوہ سے مل کے سازش کر کے عدم اعتماد لا کے اپنی حکومت واپس لے گئے۔ تو آئیڈیل باتیں پاکستان میں نہ کریں۔ قومی اسمبلی کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے آئین کے مطابق جھوٹے حلف اٹھا لیے جاتے ہیں، فارم 47 پہ حکومت بنا دی جاتی ہے، اور آپ بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی مثال تو بتائیں نا۔ سارا میں بتاتا ہوں سر، چلیں مثال بتائیں، نسیم صاحب مثال بتانے دینا، کچھ کہہ رہے ہیں لیکن کاشف صاحب پلیز ٹائم دیجیے گا نشاط صاحب کے لیے۔ کس نے کہا تھا کہ پنجاب کی KPK کی GB کی ان کی اسمبلیاں توڑیں؟ کس نے کہا تھا؟ جب سارے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اپوزیشن میں آ جائیں، عدم اعتماد آ گئی، تو کون سا ایسا ہو گیا؟ اس کا جواب نشاط صاحب سے لے لیتے ہیں۔ کیوں توڑ کے انہوں نے کیوں دیا نا کہ آئین کس طرح توڑا جاتا ہے، اس کو انہوں نے کم از کم جو ہے وہ جو بھی معاملات چل رہے تھے آپ کو ایکسپوز تو کر دیا نا۔ جو آئین اور قانون کے پاسدار بنے پھرتے تھے انہوں نے تو اس لیے اسمبلی توڑی کہ 90 دن میں آئین کے مطابق الیکشن کرائیں۔ نشاط صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں، مجھے بتائیے گا ابھی ایکسپوز کون ہو رہا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں اس بات کے اوپر کہ یہاں بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ غلط بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اگر 99 ناموں کے نیچے کوئی یہ والی حکومت کھڑی تھی تو RTS کی حکومت بھی انہی 99 ناموں کے نیچے کھڑی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، آئیڈیل یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ پتہ نہیں کون سے بچے سٹرگل کر رہے ہیں، وہ میں نے کل ایک ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے قوم کو شعور دے دیا، تو وہ ان صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا شعور یہ نہیں ہوتا کہ آپ مخالفین پر انگلی اٹھائیں، شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ پر انگلی اٹھائیں کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ بڑے بڑے اس کے اوپر آپ سارے بڑے سیزنڈ لوگ ہیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ ملک کو چوک کر لیں گے یا پاکستان تحریک انصاف ملک کو چوک کر لے گی تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ کچھ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس حکومت کے ہاتھوں سے چیزیں نکالیں گے تو پھر تحریک انصاف کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا، پھر کسی اور کے پاس جائے گا، اس کے پاس جائے گا جس کو اب اگلے 5 سال کوئی فکر نہیں ہے۔ تو بھائی میرے یہ جو سیاست ہے نا یہ جذبات کا نام نہیں ہے، یہ جذبات سے ہٹ درمی سے اور یہ صرف ضد سے نہیں چلتی، یہ صرف پریشر ڈالنے سے یہ معاملات طے نہیں ہوتے۔ آپ کی خام خیالی بھی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ شہر جگہ جگہ بیٹھ جائیں گے تو وہ یہ یاد رکھیے کہ وہ اگر وہاں پہ قوت متحد نہیں ہوگی تو وہ منتشر بھی اسی تیزی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں کرنا یہ صرف جذباتیت کے ساتھ بات کرنا بڑی آسان ہے۔ نسیم صاحب مجھے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کا پریشر اور حسینہ واجد کا حال جو ہے نا
वो सबके सामने मुझे पता है बांग्लादेश से बहुत इंस्पायर हुए हैं सारे लोग, बड़े इंस्पायर हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बांग्लादेश की जो मूवमेंट चली थी उसके पीछे मकासद क्या थे। जब तक आपका मकसद उतना वाजे ना हो और आप लोगों को वाकईतन उसको आपने 10, 20, 15, 20, 25 साल लोगों ने बर्दाश्त ना किया हो, तब तक ये चीजें फिक्रा कहना जी शहजाद साहब, एक ही फिक्रे का टाइम है, मुझे ब्रेक लेना है। एक फिक्रा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि या तो हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते। अगर किसी को मैंडेट मिला है उसको मैंडेट तस्लीम किया जाना चाहिए, उसको फॉर्म 45, 47 में उसको उलझाना नहीं चाहिए। अगर लोग उसके अंदाजे सियासत को पसंद करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनको समझाना चाहिए, वो खुद समझ जाएंगे। जब कभी उनको मौका मिलेगा वो अपने लीडर के हालात देख लेंगे कि वो किस तरह से हुक्मरानी करता है, उसके बाद वो रिजेक्ट करेंगे। और एक आखिरी बात, सिर्फ ये जो अभी 5 साल की जो इन्होंने अभी छोटी की बात नहीं चाहिए, 5 साल की जो छोटी आपने कही है, मेरे नजदीक वो खुश होने वाली बात नहीं है, वो फिक्रमंदी वाली बात है। मुझे पता है क्या लग रहा है, आप लोगों की गुफ्तगू से मुझे एक चीज लग रही है कि इस पे एक शो नहीं होना चाहिए, शो में डिबेट नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमें इस पे ना एक जो पूरी ट्रांसमिशन है ना वो रख लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सारे सबके दिलों में बहुत सारी बातें हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, बट बदकिस्मती से मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं और ब्रेक के बाद जो दीगर हमारे टॉपिक्स हैं उन पर भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। वेलकम बैक जी। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPNs के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे दिया है। इसकी वजह भी बता दी गई है, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी वजह जो है हम अपने पैनलिस्ट से भी पूछ लेते हैं कि आखिर क्या वजह हुई है कि ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं इनको गैर शरई करार देने पर अब जो चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हैं, चाहे वो अल्लामा रागिब नईमी साहब हों, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं, या फिर मौलाना तारिक जमील साहब हों, उनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बयानबाजी जो है आपस में वो शुरू हो चुकी है और अवाम तो परेशान है ही हैं। लेकिन इस सारे अमल के करने की वजह क्या है? नसीम सिद्दीकी साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, कहा यह जा रहा है, समझा ये जा रहा है कि हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया पर PTI का मुकाबला करने में चूंकि नाकाम हो रही है तो उसने सोचा कि लो जी सही नहीं हो रहा तो इसको बंदी करो, खत्म करो इसको। देखिए अस्मा, आपने बिल्कुल सही बात की है। अभी पिछले दिनों जब नवाज शरीफ ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपने कारकुनों से खिताब किया था, ख्वाजा आसिफ भी वहाँ पे मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू सबने सुनी हुई थी कि वो अपने लोगों को कह रहे थे, कारकुनों को, कि पाकिस्तान में PTI सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तनु इतने स्ट्रॉन्ग होके ना इन्हों का मुकाबला करना पड़ेगा। तो बात यह कि सही और गलत इस्तेमाल तो हर चीज का होता है। मतलब छुरी जो है वो घर के कामकाज के लिए भी इस्तेमाल होती है, उससे कत्ल भी होते हैं। बंदूक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी होती है, दहशतगर्दों के पास भी होती है। तो ये जो सिक्योरिटी के हमारे इदारे हैं, मैं उसमें से फौज को निकाल देता हूँ, जो सिविलियन इदारे हैं जिनका काम है कि उन तमाम मामला को देखें, वो ऐसे लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं करते? OLX के ऊपर इतने लोगों के साथ फ्रॉड होता है, कई लोगों के मुझे फोन आए हैं, घरेलू खवातीन के साथ फ्रॉड होता है, या सबा बन के जो है वो अपना इजी पैसा, जैज कैश, हर चीज के ऊपर फ्रॉड हो रहा है। वहां पे इदारे हमारे सो रहे हैं, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे मुकाबला नहीं कर सकते तो VPN को गैर शरई करार दे दिया। वहां पे आपका इंटरनेट भी मौजूद है, गूगल भी मौजूद है, लोग वहां पे भी हर तरह की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। आपके मोबाइल के अंदर देख लें, किसी का भी मोबाइल उठा लें, उसके अंदर गैर शरई या उस किस्म का मवाद मौजूद होता है। तो ये एक बड़ी उन्होंने लेम किस्म का एक्सक्यूज पैदा किया और अपना जग घसाई वाली बात करते हैं। और दुनिया में कारोबार जो है वो इंटरनेट से बढ़ रहे हैं, VPN इस्तेमाल होते हैं। शुक्र करें कि आपको मुफ्त VPN जो है वो मौजूद है, जो बिजनेसमैन भी यूज कर रहे हैं, जो लोग AI के ऊपर काम करते हैं, जो औरतें बच्चों को पढ़ाती हैं, दीनी तालीम देती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपका काम यह कि आपसे एक चीज संभाली नहीं जाती। अगर कोई मोटरसाइकिल पे आके वारदात करेगा, आप पूरे शहर के अंदर डबल सवारी पे पाबंदी लगा दें। अगर बसंत जैसा त्योहार जिसमें अरबों का ज़र मुबादला आता था, अगर किसी की जान जाती जो कि नहीं जानी चाहिए, गलत चीज है, आप पूरे त्योहार पे पाबंदी लगा देते हैं। आपको पाबंदी लगाने के अलावा आपको कोई काम नहीं आता, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुआशी हालात इस नैश पे जा रहे हैं। और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। अभी इसाक डार साहब पिछले दिनों बर्तानिया आए हुए थे, तो उनको एडिडास, एक बिजनेस मीटिंग में एडिडास की जो सरबराह थे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से अपना बिजनेस खत्म कर देंगे, क्योंकि आजकल तमाम जो मार्केटिंग है वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। और आपके मुल्क के अंदर तो सोशल मीडिया पे इतनी पाबंदी है कि हम वहाँ पे कारोबार मजीद नहीं कर सकते। तो इनको जरा दिल से सही तरह बैठ के सोचना चाहिए और इन मामलात को अच्छी तरह से हल करना चाहिए। अच्छी तरह से हल करना चाहिए है, लेकिन ये मामलात अच्छी तरह से हल करने के बजाय इस तरह की चीजें नौशाद साहब क्यों की जा रही हैं? क्यों लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है खुद अपने ही खिलाफ?
میرے نظر میں تو یہ جو غیر شرعی وی پی این، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ان کو سمجھنی پڑے گی کہ وی پی این ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک جو ہے وہ آپ اس طرح سے بند کر ہی نہیں سکتے. آپ ایک کو بند کریں گے 2 اور آ جائیں گے، 2 کو بند کریں گے 10 آ جائیں گے. جی تو یہ میں نہیں سمجھتا. یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل والوں نے اپنی جو بیچ میں جیسے کہہ لیجئے کہ وہ بات شاید پورن سائٹ سے متعلق تھی اور بیچ میں ڈال کے یہ جو بات کر رہی، اس سے الٹا نقصان حکومت کو ضرور ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ ہی یہ جو نسیم صاحب نے بات کی ہے نا کہ ہمارے ہاں چیزوں کا سولوشن نہیں ڈھونڈا جاتا، ہمارے ہاں چیزوں کو بند کر دیا جاتا ہے. ہمیشہ آپ لرن ہی تب کرتے ہیں جب آپ چیزوں کے ساتھ. نوشاد صاحب کیا حل ڈھونڈیں گے؟ اتنی ساری تو ٹک ٹاکس بنائی ہیں مریم نواز کی، اب نہیں چل رہی، نہیں فالوورز بڑھ رہے، نہیں کچھ ہو رہا، تو اب کیا کریں پھر بیچارے؟ وہ مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ ہے، وہ اس لیے نہیں چل رہی کہ وہ باتیں کرتے نہیں ہیں. جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے نہیں ہیں. اب وہی بات ہے کہ پھر وہی بات ہوگی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پورن سائٹس دیکھی جاتی ہیں، تو لوگ تو پورن سائٹس پسند کرتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کا معیار ذرا ڈفرنٹ ہوتا ہے. اس بات میں، اس بحث میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو وی پی این شرعی اور غیر شرعی کی ڈیبیٹ اس ملک میں شروع کی گئی ہے، اس کی کوئی لاجک اور سینس نہیں تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور وی پی این جو ہے وہ کسی طور بھی گورنمنٹ جتنی مرضی بلاکیج کی کوشش کرے وہ بلاک نہیں کر پائے گی. نئے وی پی اینز آتے رہیں گے کیونکہ یہ ایک ورچوئل کام ہے اور پراکسیز آپ ورچوئلی لے لیتے ہیں جس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. شہزاد صاحب حضور بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کو مشورہ دیا جائے کہ اسلامک ٹچ دے دیں تو آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں. اب اگر موجودہ حکومت کسی چیز کو اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کر رہی ہے تو اس پہ آپ سارے برہم ہیں یار. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں پہلا سوال تو یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈیٹا آیا کہاں سے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ وی پی این لگا کے تو یہ پورن سائٹس پہ جا رہے ہیں؟ یہ کس نے بتایا؟ جب وہ وی پی این پہ تھے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ چلے گئے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نسیم صاحب نے بات کی، معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے ذریعے اظہار رائے کو روکنے کو. ابھی 2 دن پہلے امریکہ سے ایک تھنک ٹینک کے جو نمبر 2 تھے وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور ایک آف دی ریکارڈ بریفنگ ہوئی. وہ بیسیکلی ڈیل کرتے ہیں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ. تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے اب تک جو کیا ہے اس کے نتیجے میں آپ کا اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگلے 2-4 سال میں آپ کی جو اکانومی ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ کے لیے آگے بڑھنے کے راستے بند ہو جائے گئے اگر آپ اسی راستے پر چلتے رہے. اور میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ جب ایلون مسک جو ہے وہ ٹرمپ کا ایڈوائزر ہوگا تو پھر آپ اس کے بعد اس کو بند کریں. بھلے آپ بلو اسکائی پہ چلے جائیں سارے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اس طرح سے لوگوں کے اظہار رائے پر پابندی لگانے کے اور طریقے ڈھونڈنے ہوں گے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سب کے منہ پہ وہ ٹیپ لگا دیں اور نہ بولنے دیں اور ہاتھوں کو قلم کر دیں. ادروائز تو جو آدمی جہاں پہ ہے اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور بالخصوص ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اندر کی خبر باہر لانی. ٹھیک ہے کاشف صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. لاسٹ 1 منٹ ہے ہمارے پاس. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ پھر تو حکومتی اراکین چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سارے غیر شرعی کام کر رہے ہیں کیونکہ ٹویٹر تو پاکستان میں چلی وی پی این کے ذریعے رہا ہے. یہ تو نہیں مجھے پتا کون غیر شرعی کر رہا ہے کون شرعی کر رہا ہے. آپ کو پتا جب اسلامی نظریاتی کاؤنسل کہہ رہی ہے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں شرعی اور غیر شرعی دونوں قسم کے وی پی این سے بالکل استفادہ نہیں کر رہا. یہ بالکل میں کلیئر آن دی ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ نہیں میں کر ہی نہیں رہا جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اچھی بات کر رہا ہے، پروڈکٹیو بات کر رہا ہے، کوئی صحافی اچھی سٹوری دے رہا ہے، ایویڈنس کے ساتھ سٹوری دے رہا ہے، تو اس کو کس چیز کا معاملہ ہے، وہ بھلے رجسٹرڈ وی پی این سے جائے یا غیر رجسٹرڈ وی پی این سے جائے. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو بات کر رہے ہیں اس میں حقیقت کیا ہے. اگر آپ کانٹینٹ ہی ایسا پیش کر رہے ہیں جس میں کوئی لاجک نہیں ہے اور وہ الٹا پینک کریٹ کر رہی ہے پاکستان کے لیے، معاشرے کے لیے، تو اس کا سدباب بھی ہمیں کرنا چاہیے. جو صاحب رائے لوگ ہیں ان کو اس بات پہ گفتگو کرنی چاہیے کہ آپ بات کیجئے، اختلاف کیجئے استدلال کے ساتھ، احترام کے ساتھ. آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ نہ کریں اختلاف؟ کس نے نہیں کہا. صرف میرا مدعا ایک ہے، استدلال تحمل کے ساتھ بات کیجئے. اور اگر آپ کو کوئی دوسرا دلیل سے قائل کر لیتا ہے تو پھر قائل بھی ہو جانا چاہیے وسعت قلبی کے ساتھ، نہ کہ ہٹ درمی دکھائی جائے. میرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جاننا خوشی سے مر نہ جاتے.
जो एतबार होता। शहजाद साहब टाइम खत्म, अभी एतबार और बेतबारी की बातें जो नहीं कल के प्रोग्राम में कर लेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, काशिफ रफीक साहब आपका, और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए।